वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो कि सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है, क्या उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और डिस्चार्ज। अगर ये दो टर्म है, अगर ये दो ग्राउंड है, अगर ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज को चैलेंज किया जा रहा है और डिस्चार्ज को किया जा रहा है, तो क्या इस नेचर को, इन दोनों ग्राउंड्स को क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2। क्योंकि सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में ये बोला गया है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट हम रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 1 में, और रीड विद सेक्शन 401 और रीड विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। क्योंकि जब आप रिवीजन फाइल करते हैं तो सेक्शन 397 रीड विद सेक्शन 401 एंड अलॉन्ग विद सेक्शन 482 ये तीनों सेक्शन एक साथ फाइल किया जाता है और प्रे किया जाता है कोर्ट के सामने कि ये ग्राउंड्स पे इस चीज़ को रिवीजन किया जाए। कौन से ऑर्डर को रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि जजमेंट की तो बात बाद में आती है। एक केस में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, तो जो ऑर्डर होता है तो कुछ ऐसे ऑर्डर का नेचर होता है जो कि इंटरीम होता है, और जो इंटरीम ऑर्डर्स होते हैं उन्हें इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं। तो सीआरपीसी में सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में बार करती है इंटरलोकेटरी ऑर्डर के लिए आप रिवीजन पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर को फ्रेम किया गया है और ऑर्डर दे दिया गया, कुछ चार्ज फ्रेम किया गया एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, और अगर एक्यूज्ड को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो कोर्ट ने वहाँ पे जो फाइनल ऑर्डर दे दिया है, तो क्या उससे इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा और उस ऑर्डर को क्या हम रिवीजन पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या ये फॉल अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में आता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में आ जाता है, और अगर इस दो चीज़ों को, जो कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अगर हम इसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर तो रिवीजन का कोई चांस बनता ही नहीं है अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 1 में और रीड विद सेक्शन 401। क्योंकि ये रिवीजन कोर्ट और जो अपीलेंट कोर्ट होती है उनकी पावर की बात करती है। तो क्या हम जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों टर्म का इंटरलोकेटरी ऑर्डर है या नहीं। तो मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट ही यहाँ पे रेफ़र करूँगी, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस बेंच की जिसे अभी तक कंसिडर किया जाता है इसके लिए कि कौन से ऑर्डर को इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा और कौन से ऑर्डर को इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं माना जाएगा। तो जब आप सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिस्ट नहीं दिया गया है, केवल ये बोला गया है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स का जो नेचर है उसे हम सब सेक्शन 1 में, कौन से सब सेक्शन 1 में, अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 1 में हम उसके लिए रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आती हूँ, किसके लिए एग्जामिन करना है, ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। तो इसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट 2021 की है, संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इंडोर्स किया और रीअसर्ट किया कि इसमें मधुलिमिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997 की बेंच की जजमेंट को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडोर्स किया कि सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोला गया है वो ना ही फाइनल नेचर का है और ना ही उसे फाइनल ऑर्डर माना जाएगा और ना ही उसका नेचर इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा। किसके लिए, ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और रिफ्यूजिंग टू डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में मधुलिमिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को रेफर करते हुए संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को अगेन इंडोर्स किया कि जो अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 में जो इंटरलोकेटरी का नेचर है वो अप्लाई नहीं होगा, किसके लिए,
ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और रिफ्यूजिंग ऑफ डिस्चार्ज, इसका नेचर ना ही इंटरलोकेटरी ऑर्डर का है और ना ही ये फाइनल ऑर्डर है। देन क्या आपको इससे क्लियर हो रहा है कि हम रिवीजन पे जा सकते हैं किसके अगेंस्ट, ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज और रिफ्यूजिंग ऑफ डिस्चार्ज, ये क्लियर आपको हो गया। फिर अगर आप चाहते हैं तो ये तो मैंने संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेफ़र किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मधु लिमे की केस को यहाँ पे रेफ़र किया 1997 का, जो कि मैं आपको बोलूँगी इंटरलोकेटरी के लिए ये 1997 का जो मधु लिमिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसे आप अच्छे से गो थ्रू, ये आपको बहुत सारा लिस्ट अपने आप पता चलेगा कि किसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाता है और किसे नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको केस को पढ़िएगा और रिसर्च कीजिएगा तो आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि फर्दर मैं कुछ लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँ, बट आप ये दो लिस्ट अपने पास रखिएगा। एक किस चीज़ का, ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज एंड रिफ्यूजिंग ऑफ डिस्चार्ज। तो ये जो दो चीज़ों को अगर हम रिवीजन पे जाते हैं तो इससे इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं कंसीडर किया जाएगा और अगर कोई भी रिवीजन पे जाता है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को, उस प्रेयर को इंटरटेन करेगी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 397 401 रिड विथ सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो ये आप पढ़िएगा और इसके साथ साथ आप एक और लैंडमार्क जजमेंट ले लीजिएगा जो कि एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CBI। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया था, ऑर्डर दिया था कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नाइदर अ प्योरली अ इंटरलोकेटरी ऑर्डर नॉर अ फाइनल ऑर्डर, हेंस द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट बार्ड irrespective of the label of the petitions। तो इससे ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज को हम ना ही उसे प्योरली इंटरलोकेटरी ऑर्डर कंसीडर करेंगे और ना ही फाइनल ऑर्डर कंसीडर करेंगे। तो इसका जो जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का जो है वो बार्ड नहीं करेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द पेटिशंस, जो कि अंडर सेक्शन 397 और 482 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इसमें जब फाइल किया जाता है तो बार्ड नहीं करेगी इस ग्राउंड पे कि इसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर कंसीडर किया जा रहा है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर अगर आप फाइल करते हैं एंड ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, अगर आप इसे चैलेंज कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ, किस चीज़ के लिए, उनके कौन से जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं, रिविजनल जुरिडिक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो रिविजनल कोर्ट होती है वो क्या करती है, आपको भी पता होगा कि 397 को जब आप पढ़िएगा और 401 को, तो आपको पता होगा कि कोर्ट किन किन रिकॉर्ड को मंगाती है और ये एग्जामिन करती है कि क्या जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि उनसे जो लोअर कोर्ट है, तो उनके ऑर्डर्स में क्या इरेगुलरिटीज़ है। तो ये रिविजनल जुडिक्शन जो कोर्ट का होता है अंडर सेक्शन 397 में, तो अगर आप उस ऑर्डर को मतलब जो ऑर्डर दिया गया है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए, अगर कोई चैलेंज कर रहा है कोर्ट के सामने, तो जो रिविजनल जुडिक्शन है अंडर सेक्शन 397 में उसे कोर्ट एक्सरसाइज करती है और इसका नेचर इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी बार अप्लाई नहीं होता है, जो कि बार है अंडर सेक्शन 397 सब सेक्शन 2। क्योंकि आप सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 को पढ़िएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई भी लिस्ट नहीं है कि क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। तो ये केस टू केस आपको पता चलेगा जब आप पढ़िएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प तब हो जाती है जब आप कोई भी रिवीजन पे जा रहे हैं, रिवीजन पेटिशन फाइल कर रहे हैं या कोई भी केस पढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें ध्यान में रखना होता है और अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प होगी। और इवन मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये आप अपने एक रिसर्च वर्क के लिए भी रखिए कि आप इस पर कितना सारा रिसर्च कर सकते हैं। और मैं बोलूँगी कि 1997 का जो जजमेंट है मधु लिमिया का, उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, उसे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो दो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है, एक बताया मैंने ऑर्डर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और एक और चीज़ मैंने बताया था रिफ्यूजल ऑफ द डिस्चार्ज। तो ये दो जो ग्राउंड जो है, अगर इस पे ऑर्डर आया हुआ है तो आप रिवीजन पे जा सकते हैं अंडर सेक्शन 397 रेड विथ सेक्शन 401। तो यहाँ पे कोर्ट बार इस ग्राउंड पे नहीं करेगी कि इसका नेचर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। तो आप इस केस को रेफर कीजिएगा संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022, और साथ में आप इसके साथ कुछ सेटल्ड पोजीशन जो कि मधु लिमी के केस में 1997 में जो दिया गया उसकी गाइडलाइंस को बताइएगा। और अगर आपको लगता है तो
ये केस को भी रेफ़र कर दीजिएगा, एशियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना कि ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्ज को जब चैलेंज किया जाता है ना, एंड ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो इसके लिए ना आपको भी पता होना चाहिए कि जो कोर्ट जब चार्ज फ्रेम करती है तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोर्ट का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेंट डाल दिया हो, उससे आप बस पढ़िएगा, अपने पास रखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट का, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में मैं हर एक सेक्शन को सीआरपीसी में मैं जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है और ऑब्जर्व किया हुआ है, ये मैं देखती हूँ कि कोर्ट हर एक स्टेजेस पे एक्यूज्ड पर्सन की लाइफ, लिबर्टी एंड उनकी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से ध्यान में रखती है। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्रेम होता है ना, तो कोर्ट वहाँ पे इसलिए एक्यूजेशंस जो भी लगता है तो उसको कोर्ट ऐसे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करती है चार्ज के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके ऑफेंस के बारे में, कि जो एक्यूज पर्सन है उसे पता हो कि मेरे अगेंस्ट क्या चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, और उस चार्ज को जो फ्रेम किया जा रहा है तो वो अपने डिफेंस को भी प्रिपेयर कर सके अकॉर्डिंगली। तो इसलिए जो ये चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसका नेचर कोई भी एज सच फाइनल नहीं होता है, और ना ही ये फाइनल होता है और ना ही इसका नेचर इंटरलोकेटरी होता है। तो आप उस चार्ज को भी चैलेंज कर सकते हैं, मतलब रिवीजन पे जा सकते हैं, सीधे आप रिवीजन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे रिविजनल कोर्ट क्या करती है आपको भी पता होगा कि वो कैसे रिकॉर्ड को मंगाती है, एविडेंस को मंगाती है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जब आप सेक्शन 401 को पढ़िएगा जो कि पावर बताती है रिवीजन कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो आप उसमें 386 भी पढ़िएगा कि क्या उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। तो आप 386 का भी जाकर देखिएगा कि कैसे कोर्ट यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस करती है, तो उसका भी नेचर एक होता है। मैं आपको बोलूँगी कि मैं कहीं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में 386 के बारे में भी कुछ अच्छे से बता रखा है, तो अगर आपको लगेगा तो आप वहाँ से भी एक उसका नेचर समझिएगा। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप ड्राफ्टिंग वर्क करें, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये आपको जब भी फाइल दी जाती है सीनियर्स के द्वारा पढ़ने के लिए तो आपको वहाँ पे भी हेल्प होगी, अलॉन्ग विद आपके ड्राफ्टिंग वर्क में बहुत हेल्प होगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने सम एक्सटेंट तक कुछ वैल्यू ऐड किया हो, और अगर आपको लगता है कि कुछ और आप इससे रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं उसे एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।